गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करते हैं एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर पिछले टॉपिक्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो या उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह चाहिए तो आप हमें मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, मैटर। सबसे पहला जो टर्म आता है मैटर। ये मैटर है क्या, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। थोड़ी सी ब्रीफ, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको भी चल लेते हैं। मैटर क्या है, तो जैसा आप सभी जानते हैं, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिससे मास होता है, जो जगह छीनता है, वो मैटर कहलाता है। जब बात मैटर की होती है तो फिर मास क्या है, तो मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज रिगार्डलेस वेयर इट इज मेजर्ड। और मास से ही सिमिलर आ जाता है वेट। तो वेट क्या है, तो जो वेट ये टर्म है रेफर टू द फोर्स with which an object is attracted towards earth, means weight, that is W is equal to mg, mass into gravitational force। यानी weight of an object depends on the value of g which vary from place to place। तो ये तो हो गया मास और वेट। एक और टर्म आता है इनर्जी। Energy is defined as the capacity of doing work, यानी anything which has the capacity to push the matter one place to another possesses energy। अब मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये आइंस्टीन ने बताया। द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टीन। E is equal to mc square, where E is energy and m is mass and c is the velocity of light। So the total amount of matter and energy available in the universe is fixed। ये कांस्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं मैटर को क्लासिफाई कैसे करें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 तरीके से होता है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट है। मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये मेल्टिंग में। दैट इज मेल्टिंग। मतलब व्हाट इज मेल्टिंग, द मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सेकेंड वन इज क्या है, बॉइलिंग। अगर लिक्विड को और फर्दर हीट करें तो वो क्या किस में बदल जाएगा, गैस में। व्हाट इज बॉइलिंग, तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड जब एनर्जी गेन करता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और जब लिक्विड एनर्जी गेन करता है, ये एनर्जी गेन कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट करेगा। फिर इसका हम उल्टा चलते हैं कि गैस जब एनर्जी रिलीज करेगा, गैस जब एनर्जी रिलीज करेगा तो किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है, when a substance changes into its liquid state, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन।
फिर लिक्विड हमारा है, लिक्विड फिर एनर्जी, अगर हम एनर्जी रिलीज कर रहा है, लिक्विड एनर्जी रिलीज कर रहा है तो किससे बदल जाता है, सॉलिड में। यानी कि व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इट इज नोन एज फ्रीजिंग। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैसेस स्टेट में बदल जाता है। When solid changes into its gaseous state without changes into its liquid state is known as sublimation। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में बदल जाए, when gaseous changes into its solid state, इसको क्या कहेंगे हम, सॉलिडिफिकेशन। दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसको कहते हैं मेल्टिंग, जब लिक्विड गैस में बदलता है उसको कहते हैं बॉइलिंग, फिर इसका रिवर्स, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करेगा फ्रीजिंग। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इट इज नोन एज सब्लिमेशन। और व्हेन गैसेस चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो पूरे होल में हम क्या करते हैं, सॉलिड से गैस की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपका हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और जब हम यहाँ एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, एनर्जी गेन हो रहा है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब गैस से सॉलिड में को बदलना है तब क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। कब, जब गैस से हम सॉलिड स्टेट में जाते हैं। तो ये कहलाया हमारा क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड इज नोन एज, दूसरा जो है मेथड है मैटर का जो हम क्लासिफाई करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, थोड़ा सा इसका हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने 9th में भली भांति पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार से समझ लेते हैं। मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं हम, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें दो चीज आप जान लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच आर ऑब्जर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन कंपोजिशन। फिर से, the property of substance which are observed in absence of any change in composition under a specific physical state are termed as physical properties। जैसे क्या होता है, कलर आपका हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया। ये सब सारे जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। हमने मैटर को क्लासीफाई किया यहाँ पर, इसको यहाँ पर अभी आगे इसको करेंगे हम। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने अभी किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन इससे सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ये 3 तरीके का हो गया आपका, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। दूसरा जो भी हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये भी 2 तरीके का, एक हो गया मिक्सचर और दूसरा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आपका 2 तरीके का, इसको क्लासिफाई करते हैं हम, होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एक तो आपका हो गया एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर हम लोग कंपाउंड को, एलिमेंट को क्लासिफाई करें तो मेटल, नॉन मेटल
और मेटलॉइड। मेटलॉइड कंपाउंड को क्लासिफाई करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने यहां पर देख लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर है क्या, व्हाट इज मिक्सचर? हाँ, तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स के। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज मटेरियल कॉन्टेनिंग टू और मोर सब्सटेंस। कंपाउंड में भी था टू और मोर एलिमेंट्स, यहाँ भी टू और मोर सब्सटेंस, आइदर एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में। वहाँ पर कंपाउंड में क्या बात करते हैं? फिक्स्ड रेशियो था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में था, यहाँ इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये दो तरह का होता है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब क्या हो गया? होमोजीनस, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोजीनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स are mixed together uniformly at macroscopic level. यानी the compound cannot be seen with naked eye or with the help of microscope. The mixture is uniform throughout having a single phase. The mixture is uniform throughout having a single phase. अब ये फेज क्या है? सिंगल फेज में बात कर रहा हूँ। फेज क्या है? तो फेज इज डिफाइंड एज द part of system. Phase is defined as the part of system which has informed properties and composition. Which has informed properties and composition. तो होमोजीनस मिक्सचर होता है सिंगल फेज। जैसे शुगर सोल्यूशन आप ले लेते हैं, साल्ट सोल्यूशन लेते हैं, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या आप देखते हैं? एवरी ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन, every drop of the solution has same property and same composition, every drop। ये आपका हो गया सिंगल फेज। दूसरी बात, होमोजीनियस मिक्सचर आइसोट्रोपिक होता है। द होमोजीनियस मिक्सचर इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक क्या हुआ? एवरी पोर्शन ऑफ इट homogeneous mixture, the every portion of homogeneous mixture has the same composition and properties। फॉर एग्जाम्पल एलॉय, जैसे ब्रास, स्टील, 22 कैरेट गोल्ड, ये सब क्या है? आइसोट्रोपिक होता है। बेंजीन इन टॉलिन, बेंजीन को आप टॉलिन में डाल दो, या अल्कोहल इन वाटर, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सारे जो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। सेकंड है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो मतलब क्या? हेट्रोजीनस मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं हो। इट कैन हैव टू और मोर फेज। फेज आपने समझ चुका है, पार्ट ऑफ सिस्टम विच हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक फेज होते हैं, टू और मोर फेज। इसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। द कंपोनेंट कैन बी सीन विथ नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, और इट हैज एनिसोट्रोपिक। होमोजेनियस में क्या था? आइसोट्रोपिक। यहाँ पर क्या है? एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। इट मीन्स की प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स। तो ये आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। तो अभी हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपाउंड, it is necessary to have a theory which account for both qualitative and quantitative observation during chemical changes. So these observations of chemical change are summarized in certain statement known as law of chemical combination. और उसमें से जो पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय लेवोजियर इन 1774। और आप जैसा कि जानते हो, हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला लॉ जो उन्होंने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इन ए केमिकल चेंजेस mass is neither be created nor be destroyed. Mass is neither be created nor be destroyed.
अब इसका एक सिंपल हम न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्लाइड पर क्वेश्चन होगा। क्या है टोटल मास बिफोर केमिकल चेंज? टोटल मास बिफोर केमिकल चेंज इज इक्वल टू मास ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का मास प्लस मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम, तो 1.70 मास कितना है सिल्वर नाइट्रेट का? 1.70 ग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है? 0.585 ग्राम और 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना? 1.70 ग्राम मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 0.585 ग्राम मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मास ऑफ वाटर। यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 ग्राम वाटर सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी डिजॉल्व है और 100 ग्राम वाटर जो है सोडियम क्लोराइड के साथ भी डिजॉल्व है। तो मास ऑफ वाटर टोटल कितना हो गया? 200 ग्राम। इसको हम ऐड करते हैं 202.285 ग्राम। तो ये आपका हो गया टोटल मास बिफोर केमिकल चेंज। अब हम फिर निकालते हैं टोटल मासेस आफ्टर द केमिकल चेंज। आफ्टर केमिकल चेंज वो कितना हो गया? क्या बना प्रोडक्ट में? तो मास ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड, मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड मास ऑफ वाटर H2O। कितना है ये? देख रहे हैं कि 1.435 ग्राम और मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट जो है 0.85 ग्राम और फिर वाटर जो है 200 ग्राम। ये वाटर हो गया। इसको भी हम ऐड करते हैं तो 202.285 ग्राम। तो टोटल मास आफ्टर केमिकल चेंज हमारा इतना आया, टोटल मास बिफोर केमिकल चेंज हमारा इतना आया। तो क्या इसका मीनिंग हो गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा आप ये बताएं रिएक्टेंट मतलब क्या? तो रिएक्टेंट a substance which takes part in a chemical reaction is called reactant and during chemical reaction के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने क्या देखा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम है। दिस रिलेशनशिप होल्ड गुड व्हेन रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है रिएक्शन जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है। तो इन दिस केस द रिएक्टिंग मटेरियल आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। द रिलेशनशिप विल भी क्या हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस जो अनरिएक्टेड हो जाएगा मास ऑफ अनरिएक्टेड। रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है कि इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को प्रॉस्ट ने दिया था इन 1799। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट combined together in fixed proportion by mass. That is, a chemical compound has a fixed proportion by mass. Yeah, a chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of preparation or the source from which it has obtained. कहने का मतलब आपका क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से ऑब्टेन करते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड
CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, NaHCO3 को सब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किसी भी तरीके से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Whatever sample of carbon dioxide is taken, it is observed that carbon and oxygen always combined in the ratio of 12:32 or 3:8। तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट, सपोज कर लो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different masses of one element which combined with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो को लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर ही बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। 2 parts of हाइड्रोजन and 16 parts of oxygen is 2 parts of hydrogen and 32 parts of oxygen is 2O2। यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड मास है किसका? हाइड्रोजन का। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिफरेंट मासेस वाले दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? सिंपल रेशियो टू वन अनदर। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, फिक्स्ड मास नाइट्रोजन combined with different masses of carbon, fixed mass of nitrogen combined with different masses of oxygen, जैसे N2O, 28 parts of nitrogen combined with 16 parts of oxygen, N2O2, 28 parts of nitrogen combined with 32 parts of oxygen, N2O3, 28 parts of nitrogen combined with 48 parts of oxygen, N2O4, 28 parts of nitrogen combined with 64 parts of oxygen, N2O5, 28 parts of nitrogen combined with 80 parts of oxygen. In the masses of oxygen which combine the same mass of nitrogen in the 5 compound, we had a simple ratio 16:32:48:64:80। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। दूसरा है, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर्ड इन 1794। क्या कहता है ये? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन डिफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए combine with 2 other elements B and C to form 2 compounds, and if B and C also combine to form a compound, so their combining masses are in the same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C which combined with a constant mass of A। For example, हम लेते हैं, for example, हाइड्रोजन combined with sodium and chlorine forms sodium hydride and hydrogen chloride respectively। तो in sodium hydride 23 part of sodium and hydrogen 1 part, in HCl chlorine 35.5 and hydrogen 1 part। sodium and chlorine also combine to form NaCl, in which 23 part of sodium and 35.5 part of chlorine are present। So these are the same part which combine with 1 part of hydrogen in NaH and HCl। Similarly, इस फिगर में हम देख रहे हैं, हमने क्या लिया? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन combine with sulfur to form H2S and hydrogen combined with oxygen to form H2O। तो in H2S 2 parts of hydrogen, 32 parts of sulfur, in H2O 2 parts of hydrogen and 16 parts of oxygen।
Thus, according to this law, sulfur should combine with oxygen in the ratio of 32:16 or a simple ratio of it. So actually both combine to form sulfur dioxide in the ratio 32:32 or 1:1. तो हम इसको कह सकते हैं कि the law of reciprocal proportion is a special case of a more general law, the law of equivalent masses, which can be stated in all chemical reaction. Substance always react in the ratio of their equivalent masses. नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो इसे गे लुशा इन 1808 में इस लॉ को दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो of their volume, and if the product is also in gaseous state, the volume of product also bear a simple ratio with the volume of gaseous reactant when all volumes are measured under similar condition of temperature and pressure. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। एक बार इसको फिर से समझ लें। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम करता क्या है? Gases reacted with each other in the simple ratio of their volume. जैसे वन वॉल्यूम हमने ये लिया, ये भी हमने वन वॉल्यूम लिया। If the product is also in gaseous state, ये भी हमारा अगर क्या आता है gaseous state में, ये भी हमारा है टू वॉल्यूम, ये भी gaseous state हो गया। मतलब क्या हो रहा है? गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं। गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड इन द प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैसेस स्टेट। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आल्सो बियर ए सिंपल रेशियो एंड दैट इज 1:1:2 व्हेन ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन जाएगा? 2H2O। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है और 2 वॉल्यूम क्या है? वाटर है। यानी क्या हो गया? 2:1:2। एक सिंपल रेशियो बन रहा है। एक सिंपल नाइट्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्या बनता है? 2NH3। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, एरो भी होता है इक्वल टू। इसका मतलब कि दोनों तरफ जो है सेम है, दोनों तरफ जो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं। N2 + 3H2 2NH3 यानी 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया? 1:3:2। एक सिंपल वॉल्यूम हो गया। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो अभी आपने यहाँ पे देखा, तो डियर स्टूडेंट अभी आपने क्या सीखा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ये 4 लॉ आप पढ़ेंगे, इसको ध्यान से इसको देखेंगे, और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम होगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इन 4 लोगों को पेज जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को आप बनाएं, और नेक्स्ट क्लासेस में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज के बारे में हम लोग जानेंगे और भी बातें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।